11 साल का एक बच्चा है, नाम फॉस्टिन। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक छोटे से माइनिंग टाउन में रहता है। उसे कोबाल्ट के बारे में कुछ नहीं पता। लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं, नहीं पता। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती हैं, ये भी नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि उसके पिता बीमार हैं, घर में खाना नहीं है, और अगर आज वो रात माइन पर काम करने नहीं गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा आज रात। सो ही वेंट। 12 घंटे उसने भारी भारी बैग्स उठाए। घर आया तो सारा बदन कराह रहा था दर्द से, और वो सारी रात उस दर्द के साथ सोता रहा। उस रात दुनिया के किसी कोने में एक टेस्ला फैक्ट्री में एक शाइनी नई ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रही थी। किसी ने उसे ऑर्डर किया था प्लैनेट को बचाने के नाम पर। तो अब ले लीजिए डिस्क्लेमर कि इस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। फॉस्टिन का जिक्र सेव द चिल्ड्रन ने अपनी 2024 रिपोर्ट में किया है, उन 1000 बच्चों के साथ जो कॉन्गो की कोबाल्ट माइंस में काम करते हैं। इसीलिए आज अंडर रिपोर्टेड में इसी पर बात करेंगे, वो रिश्ता जो आपकी ईवी बैटरी और एक कोंगोलीज बच्चे के बीच है, जो बिग टेक, ऑटो मेकर्स और गवर्नमेंट्स मिलकर इनविजिबल रखती हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स में क्या आता है? ज्योग्राफी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका का दूसरे सबसे बड़ा देश, आबादी 10 करोड़ से ज्यादा, जीडीपी के हिसाब से दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों में से एक, और जमीन के नीचे एस्टिमेटेड $24 ट्रिलियन का मिनरल वेल्थ, जिसे कुछ लोग कर्ज भी कहते हैं, क्योंकि इतनी दौलत के बावजूद वहीं के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। इसी जमीन के नीचे कोबाल्ट का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया का 70% से ज्यादा कोबाल्ट सिर्फ डीआरसी से आता है, इस एक देश से। ये सिर्फ एक मिनरल नहीं, ये वो चीज है जिसके बिना आपकी ईवी बैटरी काम नहीं करती, आपका लैपटॉप काम नहीं करता, आपका स्मार्टफोन नहीं काम करता। तो एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ईवी रेवोल्यूशन, जिसे क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में सबसे बड़ा वेपन बताया जा रहा है। दूसरी तरफ है एक देश जो इस रेवोल्यूशन का रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और जिसके लोगों को इसके बदले मिलता है कुछ नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है ये सप्लाई चेन। कोबाल्ट जो है वो कॉपर का बाय प्रोडक्ट है, यानी पहले कॉपर माइन होती है और कोबाल्ट उसमें से निकलता है। डीआरसी के साउथ ईस्टर्न हिस्से में काटांगा प्रोविंस में इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। यहां 2 तरह की माइनिंग होती है। पहली है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल माइनिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां, हैवी मशीनरी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ग्लेनकोर जैसी स्विस माइनिंग जायंट्स हैं और चाइना की सीएमओसी जैसी कंपनीज भी, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी कोबाल्ट माइनर्स बन चुकी है। दूसरी तरह की जो माइनिंग है वो है आर्टिसनल और स्मॉल स्केल माइनिंग, एएसएम कहते हैं जिसे। इसमें कोई मशीनरी नहीं है, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं, बस हाथ, कुदाल और दिहाड़ी मजदूरी, बॉन्ड लेबर। यही वो सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा बच्चे काम करते हैं। एएसएम से डीआरसी के कुल कोबाल्ट प्रोडक्शन का 20 to 30% निकलता है। और अब होता यह है कि आर्टिसनल माइनर जो कोबाल्ट निकालते हैं वो लोकल डिपोज को बेचे जाते हैं, वो डिपोज उसे ट्रेडर्स को बेचते हैं, ट्रेडर्स उसे चाइनीज ओन्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स को भेजते हैं, जो उसे रिफाइन करके बैटरी ग्रेड कोबाल्ट बनाते हैं। मतलब पहले कच्चा माल, उसको कैसे किया, फिर ये कोबाल्ट जाता है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के पास और फिर टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, एप्पल, सैमसंग की असेंबली लाइंस तक। लेकिन यहां पर एक ट्रिक क्वेश्चन है। आर्टिसनल कोबाल्ट और इंडस्ट्रियल कोबाल्ट दोनों एक ही डिपो में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद कोई नहीं बता सकता कि किस कोबाल्ट के पीछे किसका हाथ था, किस बच्चे का पसीना था। यही वो लूप होल है जिसे कंपनियां चैलेंज ऑफ ट्रेसेबिलिटी कहती हैं और जिसकी आड़ में वो अकाउंटेबिलिटी से बच जाती हैं। हम नहीं बचेंगे, हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए अब असली बात करते हैं बच्चे। डीआरसी की कोबाल्ट माइंस में काम करने वाले कुल 2,55,000 लोगों में से 40,000 बच्चे हैं। इनमें से कुछ 7 साल तक के हैं। ये फिगर विल्सन सेंटर और सेव द चिल्ड्रन दोनों ने ही डॉक्यूमेंट किया है। ये दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 100 से 150 फीट गहरे हैंड डक्ट टनल्स में उतरते हैं, बिना हेलमेट के, बिना मास्क के। कोबाल्ट की धूल सांस में जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अस्थमा, लॉन्ग टर्म में डीएनए डैमेज। ह्यूमेनियम की मई 2025 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कोबाल्ट माइंस के आसपास रहने वाले बच्चों के ब्लड में कोबाल्ट की कॉन्सेंट्रेशन खतरनाक लेवल्स पर है और उनमें डीएनए डैमेज डॉक्यूमेंटेड हैं। और सबसे दुखी पंक्ति क्या है?
वही फॉस्टिन की पंक्ति जो अपना एक्सपीरियंस बताता है। मुझे अफसोस है उस वक्त का जो मैंने माइंस में बिताया। मेरे दोस्त स्कूल जा रहे थे और मैं काम कर रहा था। राजेश जोशी की कविता याद करिए। फॉस्टिन उन लाखों बच्चों में से एक है जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि डीआरसी में 74.6% लोग 203 रुपए 26 पैसे प्रतिदिन से कम पर जिंदगी गुजारते हैं। जब घर में खाना ना हो तो स्कूल की बात कहां आएगी। अब इस स्टोरी में एक और लेवल है। डीआरसी के ईस्टर्न हिस्से के पिछले 3 डेकेड से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यही खबर आप पढ़ते हैं अफ्रीका से आने वाली कि वहां पे सिविल वॉर चल रहा है। अकॉर्डिंग टू 2024 फिगर्स, मोर देन 120 आर्म्ड मिलिशियाज आर एक्टिव। ये मिलिशियाज अपनी फंडिंग के लिए मिनरल माइनिंग पर निर्भर हैं। कोबाल्ट, कॉल्टन, गोल्ड, ये एक पैरेलल वॉर इकोनॉमी है। जनवरी 2025 में रवांडा बैक्ड आर्म ग्रुप M23 ने ईस्टर्न डीआरसी के गोमा और बुकावू शहरों पर कब्जा कर लिया था और मिनरल रिच ट्रेड रूट्स पर भी। जब कोई मिलिशिया किसी माइन का कंट्रोल कर लेती है तो माइनर्स को फोर्स करके काम कराती है, जो अब फोर्स लेबर हो जाता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2024 की कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक डीआरसी के ने कोबाल्ट और कॉपर माइनिंग जोन्स में फोर्स लेबर के डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। इनमें डेट बॉन्डेज, वेज विदहोल्डिंग यानी मेहनताना न देना, रोक लेना और कोर्जन शामिल है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कोबाल्ट भी उसी सप्लाई चेन में मिल जाता है जो अल्टीमेटली आपकी ईवी बैटरी तक पहुंचती है। अगर आप ये सोचते हो कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम प्लैनेट बचा रहे हैं, तो गलत है। डीआरसी की सरकार ने खुद 2024 के आखिर में फ्रांस और बेल्जियम में एप्पल के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स रजिस्टर की थी। आरोप ये कि एप्पल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इलीगली सोर्स्ड मिनरल्स अपनी सप्लाई चेन में यूज कर रही है। तो जो फोन चलाते हैं वो लोग भी ये ना समझे। अब सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम, डीआरसी की 19 कोबाल्ट प्रोड्यूसिंग माइंस में से 15 किसकी हैं? चाइनीज ओन कंपनीज, ओन ऑपरेट या फाइनेंस करती हैं चाइनीज कंपनियां। ये यूएस कांग्रेसियल कमीशन ने 2023 में डॉक्यूमेंट किया था। दुनिया में कोबाल्ट रिफाइनिंग का 68 से 72% चाइना में होता है। मतलब डीआरसी से रॉ कोबाल्ट निकालो, चाइना में रिफाइन करो, चाइना में बैटरी बनाओ और फिर वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर दो। ये सिर्फ एक सप्लाई चेन है नहीं, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। इसको आप ठीक से समझ लीजिए। चैथम हाउस की एनालिसिस कहती है कि अगर आज चाइना अपनी कोबाल्ट रिफाइनिंग बंद कर दे तो वेस्टर्न कंट्रीज की ईवी इंडस्ट्री ठप पड़ जाए, क्योंकि यूएस और यूरोप के पास कोबाल्ट रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं अपना कोई खुद का। ईयू के अपने टारगेट्स हैं कि 2030 तक 40% क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग डोमेस्टिक होनी चाहिए, घर पे होनी चाहिए, लेकिन वो टारगेट अभी दूर की कौड़ी कहा जा सकता है। 2019 में वॉशिंगटन डीसी में यानी राजधानी में एक लॉ सूट फाइल हुआ था 14 कोंगोलीज फैमिलीज की तरफ से। इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स ने एप्पल, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और डेल के खिलाफ केस किया, ये कहते हुए कि इन कंपनीज ने जानते बूझते उस कोबाल्ट सप्लाई चेन का फायदा उठाया जिसमें बच्चों से फोर्स्ड लेबर करवाई जा रही थी। ये जो अपने आप को व्हाइट कॉलर लोग बनते हैं ना, उनके खिलाफ है ये केस। लॉसूट्स की स्टोरीज हार्ट शैटरिंग है। एक 12 साल के बच्चे का भाई माइनिंग टनल में कोलैप्स में मर गया, एक बच्ची परमानेंटली डिसेबल्ड हो गई, सब 203 रुपए प्रतिदिन के लिए। मार्च 5, 2024 को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर दी डीसी सर्किट ने केस को डिसमिस कर दिया। जो जज थे उन्होंने अपनी रूलिंग में कहा, परचेजिंग एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कोबाल्ट थ्रू द ग्लोबल सप्लाई चेन इज नॉट पार्टिसिपेशन इन अ वेंचर। यानी सप्लाई चेन में कोबाल्ट खरीदना चाइल्ड लेबर में भागीदारी नहीं मानी जाएगी। आप खरीदोगे, कहां से आ रहा है उसका ट्रेस आपके लिए नहीं है। लेकिन उसी रोलिंग में जज ने यह भी माना, और ये नोटिस कीजिए, कि कोबाल्ट सप्लायर्स और उनकी सब्सिडरीज बच्चों को एक्टिवली सोलिसिट और फोर्स करती हैं काम करने के लिए, टेक कंपनीज की बढ़ती कोबाल्ट डिमांड को पूरा करने के लिए। डिमांड किसकी वजह से आ रही है? हमारे जैसे कंज्यूमर्स की वजह से, लेकिन आप भागीदार नहीं। यानी कोर्ट ने माना कि डिमांड और अब्यूज का सीधा रिश्ता है, लेकिन हमारी कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं। यही सिस्टम है, मॉरली कल्पेबल, लीगली सेफ। अब कंपनीज भी कुछ कहेंगी, क्या कहती हैं? हर बड़ी कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी होती है। एप्पल कहती है कि 2025 से सिर्फ रिसाइकिल्ड कोबाल्ट यूज करेगी। टेस्ला कहती है उसने ऑलरेडी अपनी कई कार्स में कोबाल्ट फ्री एलएफपी बैटरी शिप कर ली हैं। BMW का कोबाल्ट फॉर डेवलपमेंट वाला जो प्रोग्राम है उसके तहत भी उन लोगों ने अपने तय इसका रेगुलेशंस किए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये तो सारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं।
यूसीएल बार्टलेट की जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है ज्यादातर ईवी मैन्युफैक्चरर्स अपनी कोबाल्ट सप्लाई चेन को पूरी तरह ट्रेस नहीं कर सकते, वो मिडिलमैन पर डिपेंडेंट हैं जो अनरेगुलेटिंग माइनिंग्स कोबाल्ट से खरीदते हैं। एप्पल ने 2017 में क्लेम किया था कि वो आर्टिसनल फ्री कोबाल्ट यूज करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2018 में इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि यह क्लेम झूठा था। अब ये समझिए, सप्लाई चेन ऑडिट एक ऐसा फ्रेज है जो बड़ा रीअश्योरिंग लगता है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब भी आर्टिसनल और इंडस्ट्रियल कोबाल्ट एक ही डिपो में मिक्स हो जाए तो ऑडिट होगा कैसे? कॉन्गो की कहानी सुनकर मन में ये आराम आ सकता है कि ये तो बस एक जगह की समस्या है, एक देश है, एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका पे हम लोग कितना ध्यान देते हैं ये आपको मालूम ही है, लेकिन आराम जो है आपका, ये जो तसल्ली है वो झूठी है। कोबाल्ट माइनिंग का जहर एक मैप पर नहीं रुकता, तो दुनिया में कोबाल्ट कहां कहां आता है पहले नंबर से समझ लीजिए, फिर आगे की पिक्चर आपके हवाले। 2025 में दुनिया का कुल कोबाल्ट प्रोडक्शन 3,10,000 मीट्रिक टन था। इसमें से डीआरसी अकेले 2,30,000 टन यानी 74% देता है। दूसरे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया 44,000 टन यानी 14%। बाकी सब मिलकर पूरी दुनिया में जहां जहां है 12%। यूएसजीएस के मुताबिक दुनिया के आइडेंटिफाइड कोबाल्ट रिसोर्सेज 2.5 करोड़ टन हैं। इनमें से ज्यादातर डीआरसी और जाम्बिया की कॉपर बेल्ट्स में हैं। ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के निकल लैटरेट डिपॉजिट्स में हैं और रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की मैग्मेटिक सल्फाइड डिपॉजिट्स में हैं। लेकिन रिसोर्सेज होना और प्रोडक्शन होना अलग अलग चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास जो बड़े रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन कम है। रशिया प्रोडक्शन करता है, लेकिन स्केल डीआरसी से कहीं नहीं है उसके सामने। तो असल में दुनिया दो देशों पर ही निर्भर है, कॉन्गो और इंडोनेशिया, और इन दोनों देशों की कहानी अलग अलग तरीके से बहुत दर्दनाक है। कॉन्गो की कहानी हमने आपको सुना दी, इंडोनेशिया पर एक छोटा सा ब्रीफ अभी आपको देंगे। अगले एपिसोड्स में आपको इंडोनेशिया पर एक बहुत बड़ा एपिसोड मिलेगा, क्योंकि अमेज़न ऑफ द सीज खतरे में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा कोबाल्ट प्रोड्यूसर बन गया, मैंने आपको बता दिया, जो यहां राजा एम्पेट में होने वाली निकल माइनिंग का बाई प्रोडक्ट है। राजा एम्पेट को अमेज़न ऑफ द सीज कहा जाता है, जहां दुनिया का 75% कोरल स्पीशीज हैं। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में 22,000 हेक्टेयर से ज्यादा पर माइनिंग कंसेशंस हैं, जिसका 92% प्रिस्टीन नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर है। जमीन पर गैग आइलैंड में और डस्ट में से बीमारियां बढ़ रही हैं और वेस्ट से समुद्र गंदा होता जा रहा है, जिससे फिशरमैन परेशान है। ईवी के लिए निकल का ओपेक बनने की ग्रीन एनर्जी एम्बिशन के नाम पर यह यूनिक इकोसिस्टम खत्म किया जा रहा है। एक तरफ आप प्लैनेट बचा रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको धकेल रहे हो। ग्रीन पीस की रिपोर्ट पैराडाइज लॉस्ट के मुताबिक इसका डायरेक्ट कनेक्शन टेस्ला, फोर्ड, वोक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू की सप्लाई चेन से है, पर वो लोग नहीं मानेंगे। परमिट्स रिवोक करने से सरकारी दावे खोखले साबित हुए और ऑपरेशंस फिर शुरू हो गए हैं। कॉन्गो और इंडोनेशिया के बाहर जो 12% प्रोड्यूस होता है वो कहां से आता है, वो भी एक मैं पिक्चर दे देता हूं। रशिया से 77,000 टन से होता है। यूक्रेन वॉर के बाद इंटरनेशनल स्क्रूटनी और बढ़ी है, लेकिन उसका क्या असर है किसी को नहीं पता। मैडागास्कर और एम्बोटोवी माइन निकल कोबाल्ट ऑपरेशन लोकल कम्युनिटीज के साथ लैंड डिस्प्यूट में उलझी हुई है। मोरक्को दुनिया की उन दो जगहों में है जहां कोबाल्ट प्राइमरी प्रोडक्ट है। मैंने बताया था ना, ज्यादातर निकल वाला होता है और उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन यहां पर प्राइमरी प्रोडक्ट है, कॉपर का बाई प्रोडक्ट नहीं है। यहां कंडीशंस कॉन्गो जितनी बुरी नहीं है, लेकिन लेबर राइट्स की इश्यूज डॉक्यूमेंटेड हैं। जाम्बिया डीआरसी से सटा हुआ है, उसी सेंट्रल अफ्रीकन कॉपर बेल्ट का हिस्सा है। कोबाल्ट यहां भी कॉपर माइनिंग का बाई प्रोडक्ट है, उसके जैसा नहीं, जैसे मैंने आपको पिछला बताया। ईआरजी अफ्रीका की चंबीशी फैसिलिटी है, लेकिन ये बैटरी ग्रेड मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करती, यानी वैल्यू ऐड यहां नहीं होता है कहां है? चाइना में। ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, लेकिन 2025 में आउटपुट मॉडरेट आया था, बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की माइंस में लेबर स्टैंडर्ड्स बेहतर हैं, लेकिन इंडिजिनस लैंड राइट्स के इश्यूज यहां भी हैं। आप अगर देखो तो एक पैटर्न दिखेगा आपको, जितने भी देशों का मैंने नाम लिया, जहां जहां कोबाल्ट या उससे जुड़ा निकल निकलता है, वहां वहां या तो बच्चे हैं, या कोरल रीफ्स हैं, या इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं स्टेक पर, जो उसका प्राइस चुकाती हैं। ज्योग्राफी बदलती है, स्टोरी नहीं बदलती। तो सोल्यूशन क्या है? यही एक ट्विस्ट है जो इस पूरी स्टोरी को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर कंपनीज कोबाल्ट फ्री बैटरीज की तरफ शिफ्ट हो जाएं, जैसे LFP लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, तो कॉन्गो की इकोनॉमी का क्या होगा?
2.55 लाख लोग आर्टिसनल माइनिंग पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए कोबाल्ट इनकम जिंदगी है, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशंस में रह रहे हो, उनके सत्य ही वही है। ये वो क्रूल पैराडॉक्स है जहां सोल्यूशन भी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर डिमांड अचानक गिरी बिना ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड के, तो वो 40,000 बच्चे और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। देश की कंडीशन मैंने आपको बता दी। एलएफपी बैटरीज का मोमेंटम बढ़ रहा है। 2024 में ग्लोबल ईवी बैटरी मार्केट में एलएफपी की हिस्सेदारी 40% हो गई, चाइना में 60%, 2020 में ये सिर्फ 10% थी। ये इनकरेजिंग है, लेकिन प्रीमियम लॉन्ग रेंज ईवीज जो वेस्टर्न मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती हैं, वो अभी भी एनएमसी यानी कोबाल्ट कंटेनिंग बैटरीज पर ही चलती हैं, क्योंकि एलएफपी की एनर्जी डेंसिटी कम है, रेंज कम होती है। ईवी डिमांड 2026 तक 2 करोड़ यूनिट्स पर ईयर क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस करने वाली है, और कोबाल्ट की डिमांड बैटरीज के लिए 2,20,000 टन एनुअली से ऊपर जाने का एस्टिमेट है। यह डिमांड है जो कम नहीं होगी, कम से कम अगले कुछ सालों में तो कतई नहीं। तो द रियल सोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन, जिसमें एक, कंपनीज को जेन्युइन सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी में इन्वेस्ट करना होगा, न कि सिर्फ पेपर ऑडिट पे। दूसरा, आर्टिसनल माइनर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना होगा, वेजेस, सेफ्टी, लीगल प्रोटेक्शन के साथ। तीसरा, डीआरसी को उसके कोबाल्ट से एक्चुअल जो रेवेन्यू है वो मिलना चाहिए, जो अभी मिलिशिया और फॉरेन कॉर्पोरेशंस में बंट जाता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए ओपनली, ऑनेस्टली, और जो नहीं हो रही है आज की तारीख में। देखिए, द ईवी रेवोल्यूशन इज रियल, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई जरूरी है, लेकिन जो ग्रीन ट्रांजिशन का नैरेटिव है वो एक बड़ी इनकन्वीनियंट ट्रूथ को छुपाता है। हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह कोबाल्ट माइंस पर निर्भर हो रहे हैं। एक जगह से आपने डिपेंडेंसी हटा ली, दूसरी जगह आ गई। हमने ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया, अब बैटरीज के लिए कॉन्गो को कर रहे हैं। नाम बदल गया है, स्ट्रक्चर वही है। दुनिया के सबसे खतरनाक टेक कंपनीज ने कोर्ट में आर्गुमेंट दिया कि सप्लाई चेन में कोबाल्ट खरीदना उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कोर्ट ने उन्हें सही बोला। लीगल फ्रेमवर्क इतना पीछे है कि कॉर्पोरेशंस उससे बहुत आसानी से निकल जाती हैं, उनको सारे तिगड़म आते हैं। फॉस्टिन को याद करिए, वो 11 साल का बच्चा, वो बड़ा हो गया है, शायद अभी भी माइन में है, या शायद ट्यूबरक्लोसिस से लड़ रहा है, जो आर्टिसनल माइनर्स में सबसे कॉमन बीमारी है, या शायद किसी टनल में कोलैप्स हो गया। उसे नहीं पता कि जो कोबाल्ट उसने निकाला वो किस कार में गया, किसके हाथ गया, किसने खरीदा, लेकिन आपको अब पता चल गया है। तो अगला सवाल आपसे है, और ये रेटोरिकल नहीं है। क्या ये जानकारी आपके किसी डिसीजन को बदल देगी? कोई बाइंग डिसीजन, कोई प्रेशर डिसीजन, कोई वोटिंग डिसीजन? शायद हाँ, शायद नहीं। मगर इस बात को नॉट नोइंग की लग्जरी अब आपके पास नहीं है। चूंकि हम बात कर ही रहे हैं, तो इस पर भी एक बात हो ही जाए कि क्या ईवी से क्लाइमेट सच में बच सकता है? इस दावे में कितना दम है? ये शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे नुआंस्ड हिस्सा है, और यहाँ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवी के बारे में 2 तरह के झूठ चलते हैं। एक झूठ वो है जो ईवी और इंडस्ट्री की और गवर्नमेंट्स बोलती हैं, जीरो एमिशन, प्लैनेट सेवर, ग्रीन फ्यूचर। हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, हमारे यहाँ भी बहुत जोर है। दूसरा झूठ है वो है ऑयल इंडस्ट्री और ईवी स्केप्टिक्स जो बोलते हैं, जो उनको डाउट करने वाले, कि ईवीज बिल्कुल भी बेटर नहीं है, कार्बन डेट कभी नहीं उतरता। दोनों झूठ हैं, सच इसके बीच में है, जैसे सत्य हमेशा पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ईवी के बारे में दोनों पक्षों के दावे झूठे हैं। सच जानने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA देखना होगा। बैटरी बनाने के कारण ईवी प्रोडक्शन में पेट्रोल कार से 50 to 70% ज्यादा एमिशन होती हैं, जिससे शुरुआत में इस पर एक कार्बन डेट चढ़ जाएगा। ये डेट कब उतरेगा, ये बात इस पर डिपेंड करती है कि ड्राइविंग कहां और कितनी हो रही है। यूके में जैसे अगर आप एक उदाहरण लो, टेस्ला मॉडल Y2 साल 21,000 किलोमीटर का यह डेट चुका देती है। इंडिया का ग्रिड 70% कोल पर चलने के बावजूद यहां ईवी लाइफ साइकिल एमिशंस पेट्रोल कार से 30 to 40% कम है। जैसे जैसे ग्रिड क्लीन होगा, ईवी ऑटोमेटिकली और बेहतर होती जाएगी। ओवरऑल ईवी पूरी लाइफ में 40 to 60% एमिशन कम करती है, लेकिन ईवी का एक डार्क साइड भी है। जीरो एमिशंस बैच सिर्फ एक मार्केटिंग क्लेम है। 8 से 12 साल में बैटरी हजार्डस वेस्ट बन जाती है, और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास कम से कम तैयार नहीं है। लैंडफिल में जाने पर इससे टॉक्सिक केमिकल्स लीक होंगे, जहां कूड़ा होगा वहीं डालेंगे वो लोग, वहीं डली, उससे केमिकल लीक हुए। साइंस डायरेक्टर जो एक रिपोर्ट है वो बताती है कि GHG एमिशंस में ईवी बेहतर है, लेकिन बैटरी माइनिंग के वजह से
ह्यूमन टॉक्सिसिटी के मामले में ये पेट्रोल कार से काफी बदतर है, क्योंकि उसका कोई कूड़ा नहीं बनता। अब चूंकि मैंने आपको ये पूरी कहानी बता दी और ये कहानी कॉन्गो सेंटर्ड थी, इसीलिए अंत में एक और सोचने वाली बात है। इसी कॉन्गो की फुटबॉल टीम है द लेपर्ड्स, इस वक्त फीफा खेल रही है, 2026 वर्ल्ड कप चल रहा है। 52 साल का इंतजार था। 1974 में ज़ेर नाम के एक से खेले थे ये लोग, और वो वर्ल्ड कप उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यूगोस्लाविया से वो 9-0 से हारे थे, वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट्स में से एक। उसके बाद से कोई क्वालिफिकेशन तक नहीं हुआ। रशिया 2018 में मिस किया, कतर 2022 में मिस किया, लेकिन 31 मार्च 2026 को जमाइका को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर द लेपर्ड्स ने अपनी जगह बना ली और 5 दशकों का बोझ एक पल में उतर गया। टूर्नामेंट में अब तक का सफर जो है वो उम्मीद से उनका बेहतर ही रहा है। ग्रुप के में पोर्चुगल, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के साथ हैं। पहले मैच में पोर्चुगल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1-1 से ड्रॉ करवाया और योआन विसा ने वो हेडर मारकर कॉन्गो डीआर को वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहला एवर गोल दिया था। दूसरे मैच में कोलंबिया से 1-0 से हार गए थे, लेकिन गोलकीपर लायनल एम्पासी ने 8 सेव्स किए थे। पूरी दुनिया का अटेंशन उनकी तरफ आ गया था। इसके मायने सिर्फ फुटबॉल के नहीं है। एक देश जो दशकों से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है, गरीबी है और दुनिया की नजरअंदाजी है, जिसकी जमीन का खजाना दूसरे लोग निकाल लेते हैं और जिसके बच्चे कोबाल्ट की धूल सांसों में भर के काम करते हैं, उस देश की फुटबॉल टीम दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, एक ही देश में कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ये उस देश का एक पल है जब दुनिया उन्हें उनकी तकलीफ के लिए नहीं बल्कि उनके जज्बे के लिए देख रही है। इसलिए मैंने बस ये फुटबॉल वाला एंगल इसलिए डाला ताकि आपको ये समझ में आए कि एक ही देश में, एक ही समय में, एक ही कालखंड में कितनी सारी चीजें घटती हैं। ज़ी इंटरनेशनल का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हमने कोशिश की है कि हम ज्यादातर जो अंडर रिपोर्टेड, जैसे हमारी सीरीज का नाम भी है, इस सेक्शन का नाम है, हम उस तरह की कहानी आपके पास लेकर आए। इंडोनेशिया वाला बात करनी रह रही है, एआई डेटा सेंटर वाली बात हमने कर ली। दुनिया बदल रही है और हम सब उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, उसे जी भी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की चीजों पर आपका ध्यान रहे। हमारी यही कोशिश थी। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए जिंदाबाद।